हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइमैटिक्स ट्यूटोरियल। आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है इश्यूज रिलेटेड टू विमेन / गर्ल चाइल्ड प्रॉपर्टी राइट्स। अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर नेहा मैम, आई एम गोइंग टू डील दिस टॉपिक. माय नेम इज शालिनी मिश्रा. So let's start. Here are my table of content in which I am going to deal with property rights, issues related to women property rights, history of inheritance law, legal journey of women from inequality to equality, जिसमें 2 एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड इसी को अमेंड करके फिर दोबारा है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड देन लास्ट में कंक्लूजन. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं. सो प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन द थ्योरेटिकल एंड लीगल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ दे कैन बी यूज. दीज रिसोर्सेज कैन बी बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल. लाइक जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उस पर हमारा राइट होता है, हम उसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टी राइट. अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है. अब प्रॉपर्टी भी 2 तरह की होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड. तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, लेट्स सपोज ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी, जो भी रिसोर्स था फादर को मिला, देन फादर से सन को, तो इसे बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी जो है वो पास होती जा रही है. ओके. एंड सेकेंड है हमारा सेल्फ एक्वायर्ड. सेल्फ एक्वायर्ड वर्क जब हम खुद के पैसे से, खुद की मेहनत से कोई चीज़ खरीदे तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी. इश्यूज़ रिलेटेड टू विमेन प्रॉपर्टी राइट्स. एज वी नो कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं विमेन प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर. क्यों नहीं जो लीगल प्रॉपर्टी है लैंड से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड है वो विमेन के नाम पे क्यों नहीं होती. आज भी क्यों विमेन जो है इतना सर्वाइव कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर. तो बेसिकली इसकी वजह है रूढ़िवादी सोच कि मतलब बेटी को तो दूसरे घर में जाना है तो उसे क्यों, मतलब हम उसके नाम पे क्यों हम प्रॉपर्टी करें. या इनको सूझबूझ नहीं होती, समझ नहीं होती, इन्हें नहीं पता कैसे यूज़ करना है, इन्हें तो बस घर में रहना है. तो बहुत सारे रीज़न्स ऐसे हैं, लॉजिकल और इलॉजिकल रीज़न, जिसकी वजह से विमेंस के नाम पे प्रॉपर्टी आज भी नहीं की जाती है. एंड इसी रीज़न की वजह से हम आज इतना पीछे, हमारा नेशन डेवलप नहीं कर पाता. क्योंकि नेशन होलिस्टिकली डेवलप हो इसके लिए ज़रूरी है मैन एंड वुमेन दोनों के पास इक्वल राइट्स होना चाहिए रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग वोट, रिगार्डिंग एनीथिंग. अब वुमेन क्या क्या एक्सेस कर सकती है. वुमेन एक्सेस टू लैंड एंड हाउसिंग में फॉर्मल लीगल सिस्टम है, कस्टम एंड रिलीजन्स के बहुत सारे रीजंस है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन है, स्टेट विद इन द डोमेस्टिक यूनिट. तो ये सारे कुछ रीजंस है पर्टिकुलर, फिर उनमें सब पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं विमेंस को प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड कुछ पॉइंट इसके रिगार्डिंग भी कि अगर विमेंस को लैंड एंड हाउसिंग की एक्सेस मिल जाएगी देन क्या क्या चेंजेस आएंगे. अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस लॉ. तो इनहेरिटेंस लॉ जो है उसके तहत एक एक्ट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में. लेकिन ये अप्लाई किस पे होता था, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स, सिर्फ इतने ही रिलीजन्स पे अप्लाई होता था. मुस्लिम पे नहीं होता था क्योंकि मुस्लिम लोग में उनका खुद का एक लॉ होता है शरीयत, जो कि वो उसे फॉलो करते हैं. तो ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो इन रिलीजन्स पे अप्लाई या फॉलोअप नहीं होता. अब हम इनहेरिटेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. लाइक फर्स्ट वन इज़ टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड सेकेंड वन इज़ इंटेस्टेट सक्सेशन थ्रू लॉ. तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन की अगर बात करें तो ये बेसिकली होता क्या है, वसीयत. हम सभी फैमिलियर है इस वर्ड के साथ. वसीयतनामा मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उसे वसीयत में अपनी मर्ज़ी से जो ओनर है वो लिख के चला जाता है. एंड सेकेंड है हमारा इंटेस्टेट सक्सेशन थ्रू लॉ. अब ये क्या हुआ, इसका मतलब है कि इन केस अगर जो ओनर है लाइक फादर, उसकी सडन डेथ हो जाए तो उस केस में प्रॉपर्टी किसे मिलेगी. ये जो है हमारा इंटेस्टेट, ये इस चीज़ को डील करता है. तो पहले क्या होता था, बिफोर हिंदू सक्सेशन एक्ट पहले ये होता था कि लाइक अगर वसीयत किसी के नाम पे लिख दी तो वो तो प्रॉपर्टी फिर उसकी हुई, ये तो सिंपल था. बट इंटेस्टेट के अकॉर्डिंग ये होता था कि अगर फादर की इन केस किसी रीज़न से डेथ हो गई, नेचुरली डेथ हो गई या किसी भी कारण से, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक जो है फादर के बाद किसको चली जाएगी, उसके सन को. ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी उसके बेटी की हो जाएगी. ये होता था पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले.
लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये कहा गया, और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था बेसिकली मिताक्षरा लॉ को फॉलो करता था, और इसमें ये कहा गया कि फीमेल का भी राइट है प्रॉपर्टी पर, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, वो कंडीशन थी सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं। मतलब पूर्वजों से मिली प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होगा। फादर ने जो खुद से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी उसके खुद के पैसों से, सिर्फ उसमें फीमेल का या डॉटर का हिस्सा होगा, अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ पे सिर्फ और सिर्फ मेल, अब वो उसका सन हो या कोई भी हो सकता है, सिर्फ उसका राइट होगा, फीमेल का नहीं होगा। एंड ठीक है, ये लॉ आया, यहाँ तक कुछ लोगों ने एग्री किया, डिसएग्री किया कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक अगर कुछ बेटे को मिल रहा है तो उस पर, अगर उसकी बेटी है तो उसका भी इक्वल राइट है। इसी चीज़ को, इसी केस को, मतलब इसी टॉपिक को वापस उठा के एक केस हुआ था जिसका केस का नाम था, लेट मी राइट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये हमारा केस हुआ था 2020 में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वो याचिका क्या थी अभी जानते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्यों आया, रीज़न क्या था। अब क्योंकि हमने ये देखा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे ही डॉटर का राइट रहेगा या फीमेल का, अदरवाइज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे नहीं रहेगा। ये एक्ट ये कहता था कि 2005 के बाद जो भी फादर अलाइव है, 2005 से पहले की बात ये नहीं करता है, 2005 के बाद जो भी फादर अभी हैं, अलाइव हैं, उसमें डॉटर का भी इक्वल हिस्सा होगा। मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी होगा एंड सेल्फ एक्वायर्ड पे भी होगा, दोनों पे होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 2005 के बाद से। मतलब ये कि अगर 2004 में या उससे पहले कोई भी फादर या मेल पर्सन, उसकी अगर डेथ हो चुकी है, तो उस केस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डॉटर का राइट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होगा। तो यहाँ पे ये बात हुई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि केस सुप्रीम कोर्ट में आया था 2020 में, वो केस था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। उसमें क्या हुआ, उसमें विनीता ने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब जिनके पापा 2004 से पहले जा चुके हैं, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट क्यों नहीं हो सकता। तो फिर इस पे एक बहुत बड़ा जजमेंट पास हुआ, जो कि मैं कहूँगी हिस्टोरिकली मतलब नीडेड था। और वो जजमेंट पास हुआ था हमारा 11 अगस्त 2020 में। और बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, विच इज़ वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, सन इज़ अ सन टिल ही इज़ मैरिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी एंड उन्होंने सक्सेसफुली ये चीज़ कहा कि बेटी बेटी होती है, पैदा होते ही उसका भी राइट है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, फादर लाइफ हो या ना हो। ये एक बहुत बड़ा चेंज था इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन लॉ में बहुत बड़ा चेंज था। एंड उसने डिफाइन कर दिया है कि बेटी बेटी होती है, और जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी रिसोर्स अवेलेबल होगा, वो बेटा और बेटी, डॉटर एंड सन, दोनों को इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। एंड जैसे कि आप इस सर्वे में देख सकते हैं कि कितना परसेंट अभी वुमेन जो है लैंड की राइट को होल्ड करती है इंडिया में। तो इसमें लक्षद्वीप सबसे आगे है, सबसे पीछे झारखंड है, ओनली 12.7%। सो ये एक डेटा है, 2020 का डेटा है ये। देन यहाँ पे अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी वुमेन्स के पास, एंड सोशल एंड लीगल स्टेटस डेवलप होगा, इस्टेब्लिश होगा, रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा। एक पॉइंट और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ऐसा था कि फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस गया, और वो कब, अभी रिसेंटली 2022 का है। और वो केस कौन सा है, वो केस है अरुणाचला गौंडर वर्सेस पुन्नुस्वामी। अरुणाचला गौंडर वर्सेस पुन्नुस्वामी। ये केस ये था कि यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई कि अगर
जिस डॉटर को, जिस फीमेल को प्रॉपर्टी मिली है, इन केस अगर उसकी डेथ हो जाए तो जो उसने अपने फादर से मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो उसके खुद के बच्चों को मिलेगी, लाइक उसके जो उसके चाइल्ड होंगे उनको मिलेगी, या फिर वो वापस अपने फादर की जो उसकी फैमिली थी उनके पास चली जाएगी, किसके पास वो राइट होगा। तो ये जब केस उठा तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अगर इन केस उस डॉटर की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी होगी वो फादर के वापस हायर्स को मिलेगी, ना कि उसके जो ससुराल वाले हैं उनको मिलेगी। मतलब मायके वाले जो होंगे उनको वापस मिल जाएगी, उसके ससुराल में या उसके खुद के बच्चों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा डिसीजन था जो कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार मिल चुकी है तो उस पर फीमेल का ही राइट होना चाहिए कि हाँ वो किसे आगे देना चाहती है। खैर इस पे भी अभी बात चल रही है। सो अब यहाँ पे कंक्लूजन की अगर बात करूँ, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर लैंड और प्रॉपर्टी की ओनरशिप वुमेन को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये हमें, क्योंकि मैं भी एक लेडी, मैं भी एक विमेन हूँ, गर्ल हूँ, तो कहीं ना कहीं ये हमें एम्पावर करेगी। इनकम सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी हर चीज़ में होगी। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। कितने सारे एक्ट गवर्नमेंट बनाती है, वो क्यों, इसका रीज़न क्यों है, इतने एक्ट्स बनाने, कितने लॉज पास करने का रीज़न क्यों है? क्योंकि हम पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें, विमेन जो है सालों से चीज़ झेलते हुए आ रही हैं। पैसे ना होना बहुत सारी चीज़ों का रीज़न होता है कि औरतें चुप हो जाती है सिर्फ ये सोच के कि वो कैसे सर्वाइव करेंगी अपने हस्बैंड के बिना, अपने फादर के बिना वो कैसे सर्वाइव करेंगी। तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड होती है। एंड हाउस होल्ड डिसीज़न में भी विमेन फिर इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकेंगी, क्राइसिस वगैरह कम होंगे, एंड डाइवोर्स से नहीं डरेंगी। एंड हस्बैंड का अगर किसी भी कंडीशन में हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा कि वो कैसे आप सर्वाइव करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक, ऑल अबाउट माई कंटेंट। एंड पर्सनली आई फील कि राइट सिर्फ विमेन के लिए ही नहीं बल्कि राइट इन केस कि विमेन मेन दोनों को मिलना चाहिए। हर चीज़ का राइट दोनों के पास होना चाहिए, तभी हमारा नेशन हम डेवलप करेंगे एंड कंधे से कंधा मिला के चल सकेंगे अगर विमेन एम्पावर होगी तो। हियर माई रेफरेंसेस। वंस अगेन थैंक यू सो मच।